विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण को किस तरह से परिभाषित किया गया है विभिन्न विद्वानों ने, और राजनीतिक आधुनिकीकरण के क्या लक्षण हैं और राजनीतिक आधुनिकीकरण के क्या क्या प्रतिमान हैं। पिछले व्याख्यान में विद्यार्थियों मैंने आपको राजनीतिक आधुनिकीकरण के इन सभी पहलुओं पर अपने विचार आप लोगों के सामने व्यक्त किए थे। आज मैं आपके सामने राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्या संबंध है, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्या अंतर है, और राजनीतिक आधुनिकीकरण के कौन कौन से अभिकरण हैं, इसके बारे में मेरा व्याख्यान आधारित रहेगा आज का। तो राजनीतिक विकास का मतलब है कि राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण और राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ावा लौकीकरण है जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता तथा उसकी उपव्यवस्थाओं में स्वायत्तता आ सके। वस्तुतः राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके अंतर्गत राजनीति में जनता को बहुत अधिक सहभागिता की स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी क्षमता होती है कि वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नवीन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है और नित्य उठने वाली समस्याओं को हल करने में अपना योगदान देती है, और जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जाए और राजनीति धर्म आदि पारंपरिक प्रभावों से जिसे मुक्त माना जाता है वो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया है। इसी के साथ साथ राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्या संबंध है, तो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर भी दृष्टिगत होते हैं। तो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण किस तरह से एक दूसरे घनिष्ठ रूप से संबंधित है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये माना जाता है कि चाहे राजनीतिक विकास हो या राजनीतिक आधुनिकीकरण, दोनों ही गत्यात्मक अवधारणाएं हैं जो विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में सहायक होती है। गुरनान मेडल और लर्नर जैसे जो समाजशास्त्री थे उन्होंने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बताया। इसी तरह कॉलमैन, लिपसेट आदि भी मानते हैं कि राजनीतिक विकास से हमारा तात्पर्य विकसित पश्चिमी और आधुनिक देशों का अध्ययन है और साथ ही उन तौर तरीकों का अध्ययन है जिनका अनुकरण करने का प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। सबसे पहले तो सामाजिक जीवन के स्तर पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से प्रेरित होता है और राजनीतिक आधुनिकीकरण की ये स्थिति ही किसी देश को राजनीतिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाती है तथा इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास का पूर्वगामी होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों भिन्न प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि हंटिंगटन ये मानते हैं, और हंटिंगटन ने कहा कि राजनीतिक विकास को आधुनिकता और राजनीतिक आधुनिकीकरण से भिन्न प्रक्रिया माना जाता है। इसी तरह ही हंटिंग के पद चिन्हों पर चलते हुए विचार क्रम को आगे बढ़ाते हुए जोग्राफ जैसे विद्वान ने कहा कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अलावा जो संस्थाएं संरचनाएं हैं उनका भी संस्थाकरण हो जाता है। इसे राजनीतिक विकास में राजनीतिक आधुनिकीकरण से अधिक विभिन्न प्रकार का विभिन्नीकरण होता है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास में क्या अंतर है, वो है पहला तो है कि राजनीतिक विकास की संकल्पना कैसी है, बहुत अधिक व्यापक है, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, एक सीमित अवधारणा वाला अध्ययन है। दूसरा, राजनीतिक विकास राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीति का संस्थापन है, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध राजनीति में संरचनात्मक परिवर्तनों से है जिसमें संस्थापनों ये आवश्यक नहीं है। राजनीतिक विकास प्रक्रिया से कैसा होता है, स्वायत्त होता है, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से स्वायत्त न होकर उसका एक महत्वपूर्ण पहलू ही होता है। राजनीतिक विकास की अवस्थाएं सुनिश्चित होती हैं, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्रम और प्रतिमान ही हो सकते हैं।
पर सुनिश्चित व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं। राजनीति में होने वाले विकास अनिवार्यतः राजनीतिक विकास ही आवश्यक नहीं है। ऐसे विकास राजनीतिक पतन भी हो सकते हैं, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण मूलतः प्रत्येक आधुनिकीकरण व्यवस्था से जुड़ा हुआ रहता है। जहाँ राजनीतिक विकास में कभी कभी स्थैतिकता की स्थिति का बोध हो सकता है, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण में कभी भी स्थैतिकता की स्थिति नहीं आती है। तो इस प्रकार राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में ये अंतर दृष्टिगत होते हैं। अब मैं आपको राजनीतिक आधुनिकीकरण के कौन कौन सा विकर्ण है उसके बारे में बताऊंगी। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक पेचीदा परिवर्तन है जिसमें कई अभिकरण और माध्यमों की भूमिका रहती है, लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक विकास से नहीं जोड़ा जा सकता है। डॉक्टर एस.वी. वर्मा ने स्पष्ट कहा कि सामाजिक संचरण और आर्थिक विकास दोनों ही राजनीतिक आधुनिकीकरण के निर्माणक तत्व माने जाते हैं और इनसे विकासशील देशों के लिए घातक परिणाम निकलते हैं। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण माने गए वो हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रमुख अभिकरण जो माना गया वो है अभिजन और बुद्धिजीवी वर्ग। दूसरा, राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख उपकरण होते हैं। और तीसरा, सरकारों के तत्वावधान में ही आधुनिकीकरण की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। तो बुद्धिजीवी के द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के साध्यों, गंतव्यों और उद्देश्यों के विकल्प सुझाए जाते हैं और इन्हीं विकल्पों में से कुछ का चयन करके राजनीतिक शक्ति को संरचनात्मक रूप दिया जाता है। जो अभिजन होते हैं इन संरचनात्मक व्यवस्थाओं से संबंधित प्रक्रियाओं के कार्मिक होते हैं और अभिजनों की विचारधारा और विशेष प्रकार की मान्यता एवं आकांक्षा राजनीतिक आधुनिकीकरण का परिप्रेक्ष्य तैयार करती हैं। इन्हीं के द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण की क्रियाएं सक्रिय या शिथिल बनती हैं। इसी तरह राजनीतिक दल भी राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख उपकरण होते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल की भूमिका महत्वपूर्ण और सर्वविदित है। जहाँ सर्वाधिकारवादी शासन अर्थात जिसमें तानाशाही शासन जिसे कह सकते हैं, उसमें तो एकाधिकारवादी राजनीतिक दल ही राजनीतिकरण का प्रेरक रहता है और राजनीतिक दलों के माध्यम से विचारधारा को आधुनिकीकरण का शक्तिशाली अभिकरण माना जाता है। सरकारी भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का अभिकरण माने जाते हैं और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकारों के माध्यम से ही अधिकांश कार्यों की पहल होती है, क्योंकि सरकारों के पास बाध्यकारी शक्ति होती है। सरकारें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुमुखी प्रगति की प्रेरक बनकर राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण की आधारभूमि तैयार करने का प्रभावी माध्यम बन जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों के अन्य उपागमों में से अधिक बृहत्तर रूप से संबंधित होने के कारण राजनीतिक आधुनिकीकरण का उपागम अधिक यथार्थवादी उपागम बन जाता है और राजनीतिक विकास के उपागम से यह दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जीवन के राजनीतिक पहलू को समग्रता से संबंधित करके समझने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो इस राजनीतिक आधुनिकीकरण की कुछ कमियां भी हैं, जैसे हैं कि पहला है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो कमी है, जब उनकी तुलनाएं की जाती हैं तो आधुनिकीकरण की सामान्य प्रक्रिया से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अलग और स्वायत्त प्रक्रिया के रूप में प्रतिष्ठित करना एक समस्या हो जाता है और जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते हैं इस उपागम का राजनीतिक तुलनाओं में प्रयोग नहीं हो सकता। इसी तरह से कुछ आलोचक है जो ये मानते हैं कि आधुनिकीकरण संकल्पना समाजशास्त्र से जुड़ी हुई है और इससे राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का एक अंग बन जाएगा। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण एक समाजशास्त्री और आर्थिक विकास से संबंध संकल्पना है। इसे आलोचक कहते हैं कि हमें राजनीति को समाज विज्ञान या अर्थशास्त्र जैसे अन्य किसी विषय के समुद्र में डुबोने के प्रयास दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हम ही मान सकते हैं कि इसने आधुनिक राजनीति विज्ञान की सीमाओं का विस्तार करके बहुत अच्छे परिणाम प्रस्तुत किए हैं और इस प्रकार राजनीतिक विकास के संकल्पना के विस्तार के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो संकल्पना है उसने राजनीति वैज्ञानिकों को नई पीढ़ी के लिए अधिक अच्छे उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए तैयार किया है, ताकि वे आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण संबंधी अध्ययन करके अध्ययन के महत्व को प्रतिपादित कर सकें। धन्यवाद।